हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करें, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएँ। बिल्कुल नया चैनल है ये। हमारा 11th का चैप्टर भी चल रहा है और 12th का चैप्टर भी चल रहा है। ये चैप्टर है 11th का, जो कि बायोमोलिक्यूल्स है। एनसीईआरटी क्लास 11th यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9 और ये है लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भरा। जिस आज के लेक्चर में मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे और मैं डीएनए पे बात करूँगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, तो टेस्ट सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखे हैं, तो वहाँ से टेलीग्राम पर मेरे विजिट कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या नाम टाइप करके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसा नोट्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीन में दिख रहा है, तो मुझे कांटेक्ट कर ले व्हाट्सएप पे। या कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। प्रोटीन as mentioned earlier are heteropolymers containing string of amino acids। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड की चेन को बोलते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की चेन है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड आगे जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड की लंबी चेन तैयार हो जाती है। उस अमीनो एसिड की चेन को बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है हेट्रोपॉलीमर, क्या है? हेट्रोपॉलीमर। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। क्यों हेट्रोपॉलीमर? क्योंकि इसलिए प्रोटीन में हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि प्रोटीन बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के जुड़ने से। इसीलिए अगर सिर्फ वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता तो प्रोटीन को बोलते हैं होमोपॉलीमर, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो है वो बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के जुड़ने से, इसलिए प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। क्योंकि बहुत तरह तरह के अमीनो एसिड आगे जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड का चेन तैयार होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन थ्रेड, सॉरी अमीनो एसिड का चेन। प्रोटीन को बोल सकते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड के चेन को हम लोग कहीं कहीं पे इस किताब में अमीनो एसिड के चेन की जगह पर प्रोटीन थ्रेड भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन थ्रेड बोले या अमीनो एसिड की चेन बोले या प्रोटीन बोले, बात एक ही है। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री the structure invariably refers to the molecular formula। example NaCl, MgCl2 etc। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जैसे कि NaCl, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? सॉल्ट का। तो NaCl ही सॉल्ट का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज राइट ए 2-dimensional व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स while representing the structure of the molecules। example benzene, नेफ्थेलिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है
रिप्रेजेंट करने के लिए उसका 2 डायमेंशनल व्यू शो करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अगर वो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा तो वो उस चीज़ का 2 डायमेंशनल व्यू शो करेगा। जैसे कि बेंजीन को अगर शो करना है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये क्या है, ये बेंजीन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। लेकिन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C6H6 हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल व्यू शो करते हैं, जैसे कि बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर, ये 2 डायमेंशनल व्यू है। तो 2 डायमेंशनल व्यू जो होता है वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आता है फिजिक्स में, फिजिक्स कंज्यूर ऑफ द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में 3 डायमेंशनल व्यू जो होता है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आ रहा समझ में। While biologists describe the protein structure at 4 levels। अब आता है बायोलॉजिस्ट पे। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है पहला, दूसरा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तीसरा प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और चौथा प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का बायोलॉजिस्ट 4 लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आ रहा समझ में। अब बात करते हैं एक स्ट्रक्चर को। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन in protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called the primary structure of the protein। चलिए ध्यान सुनिए मेरी बात को। अमीनो एसिड का चेन है सीधा स्ट्रेट चेन है। अमीनो एसिड का क्या है, एक सीधा स्ट्रेट चेन है और उस स्ट्रेट चेन में पहले कोई अमीनो एसिड लगा हुआ है, दूसरा नंबर पर कोई दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा नंबर पर कोई और अमीनो एसिड। तो हर स्टेप पे पहला नंबर पे कोई दूसरा अमीनो एसिड है, तो दूसरा नंबर पे कोई दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा पे कोई और अमीनो एसिड, चौथा कोई और अमीनो एसिड। तो ये सीक्वेंस चल रहा है स्ट्रेट चेन में। तो स्ट्रेट चेन जो होती है अमीनो एसिड की, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पहला अमीनो एसिड कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये अमीनो एसिड की स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। सपोज करिए इस स्ट्रेट चेन को हम लोग थ्रेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थ्रेड सीधी, ये स्टार्टिंग है पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, ठीक है, चेन का। तो ये स्ट्रेट चेन जो होती है अमीनो एसिड की, वो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। अमीनो एसिड का स्ट्रेट चेन जो कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट चेन अगर ऐसी हो जाए, हेलिकल फॉर्म में आ जाए, तो ये जो अमीनो एसिड का इस चेन को बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अमीनो एसिड की चेन के, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का चेन अगर हेलिकल फॉर्म में आ जाए ऐसी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर ना रहे, चेन अमीनो एसिड की चेन सीधी रहे डायरेक्ट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर हेलिकल फॉर्म में आ जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। आ रहा समझ में। तो देखिए ये फिगर जो है अमीनो एसिड का चेन है, मतलब कि प्रोटीन है ये, जिसमें ये देखिए ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड,
फिर ये तीसरा अमीनो एसिड दिख रहा है, आ रहा समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। ये एनसीईआरटी फिगर देखिए, एनसीईआरटी में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट किया है, जिसमें अमीनो एसिड की चेन देखिए सीधी है, हेलिकल नहीं है, ये सीधी है। इसमें ये पहला अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। ठीक, अगर यही स्ट्रक्चर, यही चेन जो दिख रही है आपको हेलिकल फॉर्म में आ जाए इस तरह से, ये देखिए हेलिकल फॉर्म में है ना, हेलिकल फॉर्म में, तो ये अमीनो एसिड का प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर अमीनो एसिड की चेन हेलिकल फॉर्म में आ गई तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगी। तो आशा करता हूँ हम लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये एनसीईआरटी फिगर ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी फिगर ये प्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, द लेफ्ट इन रिप्रेजेंटेड by the first amino acid and the right in represented by the last amino acid. The first amino acid also called as N-terminal amino acid and the last amino acid also called as C-terminal amino acid. चलिए ध्यान सुनिए मेरी बात को, ठीक है। प्रोटीन को इमेजिन कर लेते हैं कि प्रोटीन जो है क्या है, अमीनो एसिड की चेन है, और अमीनो एसिड की चेन एकदम सीधी है, एक धागे की समान। ठीक, ये सीधी चेन अमीनो एसिड की धागे की समान। तो लेफ्ट एंड पे अमीनो एसिड को देखेंगे तो वो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक, अमीनो एसिड का चेन को देखेंगे, अमीनो एसिड चेन के लेफ्ट एंड पे, ये वाला एंड, ये लेफ्ट एंड है इस चेन का। तो अमीनो एसिड के चेन में लेफ्ट एंड पे जो अमीनो एसिड होगा वो उस चेन का पहला अमीनो एसिड है। तो ये इस चेन का पहला अमीनो एसिड। और राइट एंड पे जो अमीनो एसिड है वो क्या है, वो लास्ट अमीनो एसिड है। ठीक है, राइट एंड पे लास्ट अमीनो एसिड होता है, लेफ्ट एंड पे फर्स्ट अमीनो एसिड होता है। मतलब कि चेन जो अमीनो एसिड की वो लेफ्ट एंड से शुरू होती है और राइट एंड पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड को, और राइट एंड जो है चेन का वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड को। ठीक, आया समझ में? अब दूसरा चीज़ देखिए ध्यान से, देखिए लेफ्ट एंड पे क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन ग्रुप है जो कि फ्री है, और राइट एंड पे कार्बन ग्रुप फ्री दिख रहा है। तो लेफ्ट एंड पे नाइट्रोजन फ्री एंड दिख रहा है और राइट एंड पे कार्बन फ्री एंड दिख रहा है। मतलब कि लेफ्ट एंड पे नाइट्रोजन किसी और अमीनो एसिड से आगे की तरफ अटैच नहीं दिख रहा, और राइट एंड पे कार्बन जो है किसी और अमीनो एसिड से आगे की तरफ अटैच देखने नहीं मिल रहा। तो राइट एंड पे जो फ्री एंड है वो कार्बन फ्री एंड है, और लेफ्ट पे नाइट्रोजन की फ्री एंड देखने मिल रही है। इसलिए लेफ्ट एंड को हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनस फ्री एंड, या बोलते हैं एन टर्मिनल फ्री एंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंड को एन टर्मिनल और राइट एंड को सी टर्मिनल। सी मतलब कार्बन और एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, ये NH3 है, मतलब कि अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमोनिया को। तो बोल सकते हैं अमोनिया फ्री एंड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल फ्री एंड। ठीक, या लेफ्ट एंड को बोलते हैं हम लोग एन टर्मिनल। याद रखिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट एंड को बोलते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनस नहीं, टर्मिनल, एन टर्मिनल। और राइट एंड को बोलते हैं सी टर्मिनल। देखिए यहाँ पर एन टर्मिनल अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, आ रहा समझ में?
फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड. ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of a helix similar to a revolving staircase. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. चलिए ध्यान से मेरी बात को. प्रोटीन की थ्रेड को देखेंगे, मतलब कि अमीनो एसिड की चेन. तो चलिए यहाँ पे अमीनो एसिड के चेन की जगह पर हम लोग प्रोटीन थ्रेड टर्म यूज करके बात करते हैं. ठीक, प्रोटीन थ्रेड जो होती है वो सीधी होती है, फिर कहीं कहीं पे हेलिकल फॉर्म में होती है, फिर सीधी होती है, फिर कहीं कहीं पे हेलिकल फॉर्म की होती है, और कहीं कहीं पे पूरी तरह से कॉइल की रहती है. इस तरह से कहीं कहीं पे कॉइलिंग रहता है. ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन थ्रेड सीधी है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन थ्रेड सीधी है, तो बोलेंगे ये क्या है, प्रोटीन थ्रेड सीधा है, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर. यहाँ पर प्रोटीन थ्रेड हेलिकल फॉर्म में है, तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए, द रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू हेलिकल फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. अब एक और चीज देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पे कह रहा है इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड. प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस देखने मिलता है. आपसे इसका क्या मतलब है समझाता हूं मैं आपको. पहले समझिए राइट हैंडेड हेलिसेस या लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस क्या होता है. अगर हेलिसेस जो है, हेलिकल जो है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ऐसे इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ. ठीक है, तो ये हेलिसेस जो बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड हेलिसेस. मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेलिकल बन रहा है. ठीक, अगर हेलिसेस शुरू होता है इस साइड से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस हेलिसेस को बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस. ठीक है, समझ में आ रहा. लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ हेलिसेस देखने मिलता है जो कि राइट हैंडेड होता है. ठीक है, प्रोटीन थ्रेड में हेलिसेस राइट हैंडेड देखने मिलता है. मतलब कि अमीनो एसिड की चेन जो है वो राइट हैंडेड हेलिसेस जहां पर बनाती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का. तो अमीनो एसिड की चेन राइट हैंडेड हेलिसेस बनाती है. प्रोटीन थ्रेड में राइट हैंडेड हेलिसेस देखने मिलता है, प्रोटीन में राइट हैंडेड हेलिसेस देखने मिलता है. देखिए ये हेलिसेस देख रहे हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन का, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स. एक और है प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है वो है बीटा प्लेटेड शीट. ठीक है, तो एनसीईआरटी ने ज़्यादा बात नहीं की है बीटा प्लेटेड शीट पे, लेकिन फिगर दिया है तो आपको ध्यान रखना है और याद रखना है कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है एक अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड शीट. ठीक है, ये रहा फिगर, ये एनसीईआरटी की फिगर है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन एडिशन the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to tertiary structure. देखिए, जब प्रोटीन थ्रेड जो है, प्रोटीन थ्रेड ये है ऊन के गोले की तरह, ऊन का गोला देखना देखा आपने, ऊन के गोले की तरह अगर एक जगह पे बन जाता है ऐसा, जो कि यहाँ दिख रहा आपको, ऊन के गोले की तरह, तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर. जब प्रोटीन थ्रेड ऊन के गोले के फॉर्म में देखने मिलता है तो उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. और ये जो गोला जो है हॉलो होता है, अंदर से क्या होता है, अंदर से खाली होता है. ठीक है, दिस गिव्स अस
3 डायमेंशन व्यू ऑफ प्रोटीन। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये वाला प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखना है तो आप प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर देखिए। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। Some protein are an assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which these protein folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, example linear string of spheres, sphere arranged one upon each other in the form of cube or plate, is architecture of a protein, otherwise called quaternary structure of the protein. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बहुत, यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक, मतलब एक ऊन का गोला। ठीक, अब ऐसा 2-3 ऊन का गोला, 3-4 ऊन का गोला एक जगह इकट्ठा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऊन का गोला 3-4 ऊन का गोला, या बोलेंगे प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर 4 प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर एक जगह इकट्ठा हो गया। इस पूरे को बोलेंगे, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं दिखाता हूँ फिगर आपको। देखिए, ये एनसीईआरटी की फिगर है। देखिए, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब ऐसा 4 टर्शरी स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 है ना, 4 है ना, 1 2 3 4, ऐसा 4 टर्शरी स्ट्रक्चर एक जगह इकट्ठा हो गया, तो पूरे को बोलेंगे हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आ रहा समझ में? यार बोल सकते हैं, या ऐसे समझो, एक ऊन का गोला टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, 4 ऊन का गोला एक जगह इकट्ठा हो गया, मतलब 4 टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एक जगह इकट्ठा हो गया, तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को। तो देख के समझ लीजिए फिगर को, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने मिलता है। ठीक है, या मैं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, डाइसल्टाइड लिखा है, ये डाइसल्फाइड होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से शुरू से देखते हैं। देखिए, अगर अमीनो एसिड चेन सीधी है, जैसे कि यहाँ पे, तो बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड की चेन अगर अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में आ गई तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगी प्रोटीन का, या ये अमीनो एसिड की चेन बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में आ गई तो रिप्रेजेंट करेगी अमीनो एसिड के प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखिए, प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में मेन स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो ये है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वही असल में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल स्ट्रक्चर को। तो प्रोटीन का जो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यही फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देखिए, 4 है ना, 1 टर्शरी स्ट्रक्चर, 2 3 4, जो कि टोटल मिल करके रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट, 2 of these are identical to each other, hence 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type together consist the human hemoglobin। ह्यूमन बीइंग में जो हीमोग्लोबिन होता है बिल्कुल ऐसा दिखता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर जैसा, बिल्कुल प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही होता है। इसमें 4 सब यूनिट देखने मिलती है, 1 2 3
4। ठीक है, हीमोग्लोबिन देखिए, ह्यूमन बीइंग का हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। इसमें 4 सब यूनिट है, 1 2 3 4। ठीक, 2 सब यूनिट एक जैसा है, ये सब यूनिट और ये सब यूनिट एक जैसा है, ये सब यूनिट और ये सब यूनिट एक जैसा है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे एक ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो 4 सब यूनिट में से 2 अल्फ़ा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट है। ठीक है, आ रहा समझ में? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर देखेंगे, 4 सब यूनिट टोटल होता है, 4 में से 2 सेम होता है। ठीक है, ये और ये सेम, ये और ये सेम। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट है। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर। चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर, मतलब कि जो मोनोमर यूनिट जुड़ रहे हैं, सपोज एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से जुड़ रहा है, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बात करेंगे। फिर उसी तरह एक शुगर दूसरे शुगर से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड से जुड़ता है, ये सब बात करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, शुरू करते हैं। इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन, amino acids are linked by a peptide bond which is formed when carboxyl group COH group of one amino acid react with the amino groups NH2 group of the next amino acid with the elimination of the water moiety. The process is called the hydration. देखिए, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का चेन। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जा रहे हैं तो अमीनो एसिड की चेन तैयार हुई, मतलब प्रोटीन तैयार हुआ। तो ये जो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। जब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखिए, इस अमीनो एसिड में, इस वाले अमीनो एसिड में, इस अमीनो एसिड का COOH ग्रुप, ठीक, और दूसरे वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप रिएक्ट करता है। इस वाले का COH ग्रुप, इस वाले का NH2 ग्रुप आपस में क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा कि बॉन्ड ऐसे बनेगा, C और N के बीच में बॉन्ड बनेगा और OH और H दोनों H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक, और C और N के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट फिगर देखिए, ये यहाँ पर C और N के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। देखिए, C और N के बीच में बॉन्डिंग हो गई, तो यही बॉन्डिंग होती है पेप्टाइड बॉन्ड। आया समझ में? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, एक मिनट, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो कौन कौन सा उनका ग्रुप रिएक्ट करता है, तो एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप रिएक्ट करेगा, दूसरा अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन देखने मिल रहा है ना, H2O रिलीज हुआ मतलब वाटर का लॉस, मतलब कि डिहाइड्रेशन हुआ। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिहाइड्रेशन। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और डिहाइड्रेशन होता है। या बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, H2O रिलीज होता है। आगे आते हैं, इन ए पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। ध्यान सुनिए,
पॉलीसैकेराइड, मैंने आपको टॉपिक लिया था पॉलीसैकेराइड का, और मैंने आपको ख़ास पॉलीसैकेराइड पे बहुत एक घंटे या 40-45 मिनट का मैंने लेक्चर दिया था, शायद लेक्चर नंबर 2 और 3 में, मुझे उतना याद नहीं है, तो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता पॉलीसैकेराइड के बारे में तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, पॉली मतलब बहुत सारा, सैकेराइड मतलब शुगर। तो बहुत सारा शुगर आपस में जुड़ रहा है तो शुगर का चेन तैयार हो रहा है, ठीक है। सपोज ये शुगर है, एक शुगर, दूसरा शुगर, तीसरा शुगर, चौथा शुगर, तो बहुत सारे शुगर आपस में जुड़े, ठीक है। तो मतलब पॉली शुगर, पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे सैकेराइड जुड़े तो पॉलीसैकेराइड बना, ठीक है। हर एक शुगर को बोलेंगे मोनोसैकेराइड। ये भी मोनोसैकेराइड है, मोनो है, मोनो है, बहुत सारा मोनो, ये भी मोनो, ये भी मोनो, ये भी मोनो, ये भी मोनो, बहुत सारा मोनो जुड़ा तो बन गया पॉली। पॉली मतलब बहुत सारा, तो मोनो जुड़ता है, एक के बाद एक मोनो जुड़ा तो बना पॉली, तो मोनोसैकेराइड जुड़ा तो बना पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड जुड़ा तो पॉलीसैकेराइड बना, ठीक है। सैकेराइड मतलब शुगर। तो देखिए, जब एक शुगर दूसरे शुगर से जुड़ता है, ठीक है, सपोज ये शुगर आपस में जुड़ा तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? उसी तरह ये वाला और ये वाला जुड़ा तो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये भी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब कि पॉलीसैकेराइड में जब मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ता है, पॉलीसैकेराइड में एक शुगर दूसरे शुगर से जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन होता है। मतलब कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। देखिए, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। अब देखिए, दो शुगर जुड़ते हैं, मतलब दो मोनोसैकेराइड जुड़ता है तो किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होती है उसकी बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया COH ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब। उसी तरह जब दो शुगर जुड़ेंगे तो दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी। सपोज ये शुगर है और ये शुगर है, आपस में जुड़ रहा है तो इस शुगर का कार्बन और इस वाले शुगर का कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। आप समझाते हैं आपको फिगर से, अब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए इस फिगर को, ये एक शुगर मोनोसैकेराइड है, एक शुगर है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, दूसरा शुगर है, ठीक। अब देखिए, ये शुगर और ये शुगर आपस में जुड़ रहा है तो देखिए H2O रिलीज हुआ, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ? H2O रिलीज हुआ, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई। देखिए, हर एक कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, हर एक कोना एक कार्बन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। हर एक कोना एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है। तो इस फिगर में आइए, रिएक्शन के बाद देखिए, इस कार्बन से बॉन्ड निकला, इस कार्बन से बॉन्ड निकला, बीच में है ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए दो मोनोसैकेराइड कैसे जुड़े हैं, दिखाई दे रहा है आपको? इसमें और इसमें रिएक्शन हुआ तो ये बॉन्डिंग बनी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। बीच में अगर ऑक्सीजन है तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर बीच में ऑक्सीजन है तो याद रखिएगा, जब मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। एक यहाँ पे कार्बन इस कोने पे, एक ये कार्बन, हर एक कोना कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में? सिर्फ याद रखिए, दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट ब्यूटी लिंक्स द 3 कार्बन ऑफ द 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5 कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग न्यूक्लियोटाइड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मतलब कि DNA
डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, डीएनए को ही कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट क्या है? न्यूक्लिक एसिड किसके जुड़ने से बनता है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनता है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ को। न्यूक्लियोटाइड की चेन मतलब कि न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए, ठीक है। सपोज कि ये न्यूक्लियोटाइड है जुड़ा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड का मान लीजिए कार्बन नंबर 3 है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 है, ऐसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर अगर 3 है तो इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्डिंग होगी। उसी तरह यहाँ पर अगर कार्बन नंबर 3 इस जगह पर, तो इस जगह पर कार्बन नंबर 5 होगा, ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग होगी। The bond between the phosphate and the hydroxyl group of the sugar is an ester bond. As there is one such ester bond on either side, it is also called phosphodiester bond. चलिए मैं फिगर दिखा के समझाता हूँ आपको। देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा तो ये देखने मिलेगा हम लोग को। फिर समझाता हूँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4 और ये वाला है कार्बन नंबर 5, ठीक। 5 कार्बन है। उसी तरह इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये वाला कार्बन नंबर 5, ठीक। अब देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेगा? तो कार्बन नंबर 3 पे देखिए, कार्बन नंबर 3 पे, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप। कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप के पास भी एक OH ग्रुप है, ठीक। तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के बीच में रिएक्शन होगा, तो कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3 के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर भी H2O निकल जाएगा, ठीक, H2O निकल जाएगा और बॉन्डिंग ऐसे इस तरह से बन जाएगी। देखिए, देख रहे हैं, आ रहा समझ में? तो फासला क्या है, ये कार्बन है, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फेट, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ठीक है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो ईस्टर बॉन्ड बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक। क्या बनता है? ईस्टर बॉन्ड बनता है। और दो न्यूक्लियोटाइड का कौन कौन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है? 3 कार्बन, तो दूसरा का होगा 5 कार्बन, मतलब कार्बन नंबर 5, ठीक है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, ठीक है। उसी तरह ये फॉस्फेट आगे कार्बन नंबर किससे जुड़ेगा? 3 से जुड़ेगा। आगे अगर कोई न्यूक्लियोटाइड होगा तो ये फॉस्फेट किस कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा, कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा ये फॉस्फेट, अगर आगे किसी से बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड जो है किधर किधर से बॉन्डिंग किया हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड इधर से बॉन्डिंग कर रहा है, इधर भी एक ईस्टर बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोटाइड आगे भी बॉन्डिंग करेगा तो इधर भी एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा, इधर एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा, एक इधर ईस्टर बॉन्ड बनेगा, 2 ईस्टर बॉन्ड आ गए, ठीक है। और ये है फॉस्फेट, ये है फॉस्फेट, तो बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, इस न्यूक्लियोटाइड पर फोकस करिए, ये न्यूक्लियोटाइड इधर भी एक ईस्टर बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, इधर भी ईस्टर बॉन्ड किया हुआ है, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब दोनों ईस्टर बॉन्ड फॉस्फेट, दोनों ईस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट इंक्लूडेड है,
तो बोलेंगे हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है फॉर्म करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इधर भी एक स्टर है, इधर भी स्टर बॉन्ड है, तो डाइस्टर हो गया ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए इस फिगर को, फिगर नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए लाइन को, एज देयर इज वन सच स्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में स्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के, इसे बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, आ रहा समझ में? सब ध्यान में रखिएगा। देखिए इस डीएनए स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या है, ये एक स्फीयर जो है, यहाँ पे जो गोला दिख रहा है आपको, ये गोला जो है, ये स्फीयर जो है, सपोज करिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्फीयर एक न्यूक्लियोटाइड को। ये स्फीयर एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक स्ट्रैंड तैयार हुआ लंबा ऐसा। उसी तरह इस साइड भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के एक दूसरा स्टैंड इधर है। देख रहे, दो स्टैंड दिख रही है ना, एक स्टैंड ये वाली और एक स्टैंड ये वाली। दोनों स्टैंड कैसे बन रही है? न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से। ठीक, और ये दोनों स्टैंड आपस में भी बॉन्डिंग किए हुए ऐसे, ये देखिए आपस में बॉन्डिंग है ना दोनों स्टैंड के बीच। ठीक है, इतना समझ लीजिए, इतना समझिए, आगे बढ़ा बताता हूं मैं। देखिए अब इस स्ट्रैंड को अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये स्ट्रैंड एक, ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, हाँ, स्ट्रैंड कैसे बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। इस स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड का चेन है, इस स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड की चेन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, अब दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है? ये ए मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड जब आपस में बॉन्डिंग करता है तो इस स्ट्रैंड का एडेनिन और इस स्ट्रैंड का थाइमिन के बीच में बॉन्डिंग होगी, या गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के बीच में बॉन्डिंग होगी या गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ATGC। ठीक है, जब एडेनिन थाइमिन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। गुआनिन साइटोसिन जुड़ता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। देख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो गुआनिन साइटोसिन जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और एडेनिन थाइमिन जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए इस फिगर को, एनसीईआरटी की फिगर है, ये एक स्टैंड है, ये एक दूसरा स्टैंड है, दोनों स्टैंड बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो इस न्यूक्लियोटाइड का थाइमिन, इस न्यूक्लियोटाइड का एडेनिन जुड़ा, इस न्यूक्लियोटाइड का गुआनिन और इस न्यूक्लियोटाइड का साइटोसिन जुड़ा है। तो आपको पता ही है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन क्या है? ये सब बेस पेयर है, मतलब बेसेस है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये सब बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए थाइमिन और एडेनिन, दो बेस यहाँ पे, तो बोलेंगे बेस पेयर। यहाँ पे भी 2 बेस है तो बेस पेयर, पेयर मतलब 2 होता है। तो एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, 2 बेस पेयर है ना। ये जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग खोल करके देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेस पेयर की वजह से जुड़ता है दोनों स्ट्रैंड आपस में। ठीक, 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़ कैसे रहा है? बेस पेयर की मदद से। अब बेस पेयर के बीच में, बेसेस के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थाइमिन के बीच जो बॉन्ड बनती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन, साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? देख सकते हैं आप।
अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस। ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ बेसेस। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट स्टैंड टर्न 36 डिग्री। देखिए ध्यान सुनिए, पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को देखिए। ये एक बेस पेयर, ये वाला जो बेस पेयर है ना, ये बेस पेयर जो दिख रहा है वही है, ये लंबा लंबा जो दिख रहा है ये सब बेस पेयर है। ये बेस पेयर, ये बेस पेयर, ये बेस पेयर, ये सब बेस पेयर है, ठीक है। अब देखिए ये डीएनए आपको कैसा दिख रहा है? हेलिकल दिख रहा है, थोड़ा घुमा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देखिए, इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में जो एंगल है वो 36 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मतलब कि इस बेस पेयर के बाद इस बेस पेयर की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला बेस पेयर जो है इस बेस पेयर के कंपैरिजन में 36 डिग्री थोड़ा टर्न हो गया है। उसी तरह इस बेस पेयर से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला बेस पेयर मिलेगा, तो फिर इसके और इसके बीच में भी 36 डिग्री का एंगल देखने मिलेगा। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 36 डिग्री का टर्न देखने मिलेगा, 36 डिग्री का टर्न देखने मिलेगा। तो हर एक बेस पेयर के बीच में, 2 बेस पेयर के बीच में जो टर्निंग देखने मिलती है, एंगल जो देखने मिलता है वो 36 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। टोटल अगर हम 10 बेस पेयर के काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हुआ? 10 बेस पेयर हुआ। तो 10 बेस पेयर मतलब टोटल कितना टर्निंग हो गया? 2 बेस पेयर के बीच में टर्निंग कितनी है? 36 डिग्री। 10 बेस पेयर के बीच टोटल कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री की टर्निंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब डीएनए जो है पूरी तरह से घूम जाता है, एक टर्न कंप्लीट कर लेता है। कब कंप्लीट करता है एक टर्न डीएनए? 10 बेस पेयर पे। हर 10 बेस पेयर के बाद डीएनए एक 36 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। आला समझ में? तो उस 10 बेस पेयर के इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग पिच। क्या बोलते हैं? पिच, ठीक है। 10 बेस पेयर, हर 10 बेस पेयर डीएनए घूम जा रहा है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री डीएनए टर्न हो जा रहा है 10 बेस पेयर पे, ठीक है। और उस 10 पेयर के डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? पिच, PITCH, पिच बोलेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान सुनिए, दोनों बेस पेयर के बीच में, सपोज कि ये बेस पेयर और ये बेस पेयर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। मतलब कि एक पिच का डिस्टेंस क्या होगा? एक पिच में 10 बेस पेयर आते हैं, 2 के बीच का डिस्टेंस 3.4, तो एक पिच में 10 बेस पेयर है, मतलब कि 34 एंगस्ट्रम। एक पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रम। हर एक पिच पे डीएनए 360 डिग्री कर्ल हो जाता है, मतलब घूम जाता है, ठीक है। एक पिच पे डीएनए 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। 1 फुल टन ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप। मतलब कि 10 बेस पेयर, एक कंप्लीट टर्न जो है हेलिकल का वो इन्वॉल्व करता है 10 स्टेप या 10 बेस पेयर। एक पिच जो है 34 एंगस्ट्रम का होता है। द राइज पर बेस, हर एक बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रम होता है। तो 10 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 10 बेस पेयर मतलब कितना डिस्टेंस? 34 एंगस्ट्रम। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड साइलेंट फीचर इज BDNA। तो जो डीएनए जिस इस फीचर की जो बात करी, ये फीचर जो है
बी डीएनए का है। कौन सा डीएनए का है? बी डीएनए। तो याद रखिएगा बी, ये सारा फीचर जो मैंने बात किया 34 एंगस्ट्रॉम होता है, पिच होता है 34 एंगस्ट्रॉम, 36 डिग्री का टर्न होता है हर बेस पेयर के बीच, तो वो बी डीएनए की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए इस फिगर को, देखिए ये एक पिच है यहाँ से यहाँ तक, तो एक पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम और दो बेस पेयर के बीच की लंबाई अगर बात करें तो कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आ रहा समझ में? इतना ध्यान में रखिए। और ये आ जाता है लास्ट पेज। थोड़ा लेक्चर लंबा है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ। मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, क्या करूँ, अब पढ़ाना है तो बोलना पड़ेगा ना। Nucleic acid exhibit a wide variety of secondary structure. For example, one of the secondary structure exhibited by DNA is the famous Watson-Crick model. देखिए डीएनए का बहुत तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो एक डीएनए का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तैयार किया था, डीएनए के एक तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तैयार किया था वैटसन क्रिक ने, वैटसन और क्रिक ने मिल करके, और उस डीएनए के मॉडल को कहा गया वैटसन क्रिक मॉडल। सबको पता होगा, ये पता तो याद रखिए। डीएनए का फर्स्ट मॉडल जो तैयार किया था वैटसन और क्रिक नाम के आदमी ने मिल करके, दो आदमी है, वैटसन अलग क्रिक अलग है। वैटसन ने और क्रिक ने दोनों ने मिल करके डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार किया, 3D मॉडल तैयार किया, और उस डीएनए के मॉडल को बोलते हैं वैटसन क्रिक मॉडल। ठीक, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। तो ये वैटसन क्रिक मॉडल ये कहता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक हेलिकल एक स्ट्रैंड से बनता है, दूसरा हेलिकल दूसरे स्ट्रैंड से बनता है, तो डबल हेलिकल हो गया ना। These two strands of the polynucleotide are anti-parallel, that is run in the opposite direction. The backbone is formed by the sugar phosphate sugar chain. ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोनों स्टैंड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। अब दिखाता हूँ एनसीईआरटी फिगर। देखिए ये एक स्टैंड है, ये स्टैंड 3 पे शुरू हुआ, 3 एंड पे, तो लास्ट एंड मिला 5 एंड। अब दोनों स्टैंड अपोजिट है, मतलब कि अपोजिट मतलब ये क्या हुआ, अगर ये स्टैंड इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये वाला स्टैंड इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये ऐसे कर लो। ये स्टैंड इस डायरेक्शन में है तो ये वाला स्टैंड इस डायरेक्शन में चल रहा हो, ऐसे दोनों स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और एक एंड होता है, अगर इस स्टैंड का ये वाला एंड 3 एंड है तो दूसरा स्टैंड का ये एंड 5 एंड होगा। 3 एंड 5 एंड आपको समझ में आ रहा होगा। 3 एंड मतलब 3 कार्बन नंबर 3, 5 एंड मतलब कार्बन नंबर 5। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 एंड 3 एंड। वापस आते हैं, देखिए जो बैकबोन जो है स्टैंड की तैयार हो रही है, मतलब कि यहाँ देखिए, ये देखिए ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, तो स्ट्रैंड की जो बैकबोन कैसे तैयार हो रही है, बैकबोन जो है स्टैंड मतलब स्ट्रैंड के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग कैसी है, वो बॉन्डिंग है शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट फिर शुगर, फॉस्फेट शुगर, मतलब शुगर फॉस्फेट की बॉन्डिंग देखने मिल रही है। तो बैकबोन जो है तैयार हो रहा है स्ट्रैंड का शुगर फॉस्फेट की चेन से, शुगर है फिर फॉस्फेट फिर शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर, तो शुगर फॉस्फेट की चेन, शुगर फॉस्फेट चेन है। ठीक है, तो बैकबोन शुगर फॉस्फेट की चेन से तैयार हो रही है। ठीक है, द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। देखिए कह रहा है जो नाइट्रोजन जो होते हैं वो इस बैकबोन के अंदर की तरफ होते हैं और परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये फिगर देखिए, सपोज क्या, ये देखिए ये स्ट्रैंड है, तो स्ट्रैंड से बाहर की तरफ बॉन्डिंग नहीं है, अंदर की तरफ बॉन्डिंग है। ठीक है, बेस पेयर अंदर की तरफ है। ठीक
ठीक है, और स्ट्रैंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। बेस पेयर किधर है? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं है। कहाँ है बेस पेयर? अंदर की तरफ, इनसाइड है, और स्ट्रैंड पे परपेंडिकुलर है ये बेस पेयर। ठीक, A and G of one strand compulsorily with base pair, compulsorily base pair with T and C and respectively on the other strand। देखिए, अगर बॉन्डिंग जो होती है दो स्ट्रैंड के बीच में, ये वाला स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। तो दोनों स्ट्रैंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी, तो इस स्ट्रैंड का अगर एडेनिन है तो सामने वाले स्ट्रैंड का थाइमिन जुड़ेगा। ठीक है, उसी तरह इस स्ट्रैंड का अगर ग्वानिन है, सामने वाले स्ट्रैंड का साइटोसिन जुड़ेगा। उसी तरह इस स्ट्रैंड का एडेनिन है, इस स्ट्रैंड का थाइमिन जुड़ेगा। तो एडेनिन और थाइमिन सामने स्ट्रैंड में अगर बॉन्डिंग होगी तो एडेनिन से जुड़ेगा थाइमिन या थाइमिन से जुड़ेगा एडेनिन। उसी तरह ग्वानिन से जुड़ेगा साइटोसिन या साइटोसिन की बॉन्डिंग होगी ग्वानिन से। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ थोड़ा पूरा देखें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और जाइए टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।